हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले हमने टोटल 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं केमिस्ट्री के, जो 11th के हैं। आज से हम न्यू चैप्टर 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर के अंदर हम गैसियस स्टेट के डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारी जो इंटरएक्टिव फोर्सेस होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे जो है गैस लॉज हैं, वो गैस लॉज हम जो है पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके फैक्टर्स जो होते हैं, कौन कौन से उन लॉज के ऊपर जो है अफेक्ट होते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स की हम जो है स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो लिक्विड स्टेट की है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और एक जो तीसरी स्टेट है सॉलिड स्टेट, वो आपको 12th के अंदर जो है पढ़ाया जाएगा। पूरा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो डिटेल में उस वक्त आपको पढ़ाया जाएगा। तो लेट अस सी मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सिस्टम विद विच वी आर फेमिलियर रिप्रेजेंट द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड with a collection of large number of atoms और ions और the molecules। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की जो सिंगल मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड नहीं होती है, बल्कि उसके बल्क से जो है वो प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है, और वो चीज़ हम उसको स्टडी कर सकते हैं और उसको हम जो है मेज़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड डज नॉट बॉइल बट द बल्क ऑफ दैट लिक्विड विल बॉइल। आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो तो वो बॉइल नहीं होगा, लेकिन उसी मॉलिक्यूल का अगर आप बल्क लेते हो तो बल्क मॉलिक्यूल जो है बॉइल होगा, और आप बहुत इजीली उसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो है डिटरमाइन कर सकते हो। इसी तरह से सिंगल वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द वेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो है वो किसी भी चीज़ को जो है गीला नहीं कर सकता है, वो तर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बल्क ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो वो जो है वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। एक सिंपल बात बता दूं कि किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती है जो उसके बल्क के अंदर होती है। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपको किसी लिक्विड का मालूम करना है तो आप उसके बल्क में जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है कैलकुलेट करोगे। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड डज नॉट बॉइल। और इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल जो है ये वेटिंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वही वाटर मॉलिक्यूल बल्क में आप लोगे तो ये जो है वेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटर की जो है 3 स्टेट्स है। तो उसके अंदर जो है एक स्टेट है सॉलिड, जिसको हम नाम देंगे आइस। दूसरी स्टेट जो है लिक्विड है, जिसको आप जो है सिंपली वाटर कहोगे। और तीसरी स्टेट जो है गैस है, जिसको आप वेपर कहोगे, या फिर इसको हम स्टीम भी जो है कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 3 स्टेट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये तीनों जो है अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ जो है रखती है। तो ध्यान रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर डिफरेंट बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। आप ये तीनों के अंदर जब केमिकल कंपोजिशन देखोगे तो दैट इज़ ऑलवेज H2O। फिर आप इस H2O को आइस के अंदर कंसिडर करो, या फिर ये वाटर लिक्विड फॉर्म में कंसिडर करो, या फिर स्टीम के अंदर या वेपर में, तो इसका फार्मूला केमिकल कंपोजिशन आपको मिलेगा H2O। लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है आइस की, वाटर की या स्टीम की, ये तीनों की जो है डिफरेंट होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 3 स्टेट्स आर डिफरेंट। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ऑन द मैनर इन विच वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट। तो जिस मैनर पर वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट होता है उसके बेसिस पर ये प्रॉपर्टीज़ जो है डिपेंड करती है। नाउ the chemical properties of substance do not change with the change of its physical state। तो ये बात जो है ध्यान रखना है, chemical property of a substance do not change with the change of its state। तो यहाँ पर जो स्टेट अगर चेंज होती है तो इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। बट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डू डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्टेट। अगर आप इसके जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखोगे तो ये फिजिकल स्टेट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो मेनी टाइम्स इन कैलकुलेशन वाइल डीलिंग विद अ डेटा ऑफ एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जब आपको जो है कैलकुलेशन करना है, जो आपके पास डेटा कलेक्ट हुए, तो उसके लिए आपको स्टेट्स ऑफ मैटर की नॉलेज होना ज़रूरी है।
कि कौन सी स्टेट के अंदर आपने जो है ये सब्सटेंस कंसिडर किया है, उसके हिसाब से आपको जो है वो डेटा मिलेंगे और उस पर से आप जो है बहुत इजीली जो है उसका कैलकुलेशन, जो भी रिलेटेड कैलकुलेशन होगा एक्सपेरिमेंट का, वो आप जो है कर सकते हो और उसका जो है कंक्लूजन और रिजल्ट जो है निकाल सकते हो। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अ केमिस्ट टू नो द फिजिकल लॉज विच गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो है बिहेवियर ऑफ द मैटर जो डिफरेंट स्टेट्स में होती है, तो उसकी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर की मालूमात होना, उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, molecular interactions and effect of thermal energy or the motion of the particles because a balance between these determines the state of a substance। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैटर का जो नॉलेज अगर आपको मालूम हो, पता हो, ये नॉलेज आपको होती है कि इसके अंदर जो है कौन से स्टेट के अंदर जो है सब्सटेंस एग्जिस्टिंग है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, दूसरा मॉलिकुलर इंटरेक्शन, तीसरा इफ़ेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी और चौथा मोशंस ऑफ द पार्टिकल बिटवीन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये सारी चीज़ें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो किसी भी सब्सटेंस का जो है स्टेट मालूम करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का जो है अच्छी तरह से जो है नॉलेज होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है कौन कौन से टाइप की है और किन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो ध्यान रखिए, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, तो दीज आर दी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। ये दो पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स है उसके अंदर जो मौजूद होती है, उसको हम कॉमनली जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है कह सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, आप जो है यहाँ पर जो पार्टिकल्स कंसिडर कर रहे हो, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, या फिर ये पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाट एवर इट में बी। तो सिंपली आप इसको जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कह सकते हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दीज आर सिंपली कॉल्ड एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब आप जो है क्लियरली मेंशन ना करते हुए अगर आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कह दोगे तो उसकी मीनिंग जो है वही होगी जो यहाँ पर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की हम कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस टर्म डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज आयंस and the forces that holds the atoms of molecule together, that is the covalent bond। अब यहाँ पर हम जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, ये आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो है यूज़ नहीं होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं। और इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर भी जो है ये टर्म यूज़ नहीं होगी। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। दो जगह पर ये टर्म यूज़ नहीं होगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अपोजिट आयंस, जहाँ पर आपको जो है सिंपली आयोनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हम इसको नहीं कहेंगे। और दूसरी चीज़ जो होगी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वर्ड यूज़ नहीं होगा। ये बात जो है आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के ज़रिए से दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं। तो इस तरह से ये दो टर्म है जहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वाली टर्म जो है यूज़ नहीं होगी। बाकी जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो है नाम दे सकते हैं। तो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर कॉल्ड एज वान डर वाल फोर्सेस। अब यहाँ पर आप देखिए कि इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, तो इसमें आप देखोगे कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो टाइप की जो फोर्सेस होती है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस
इन एट्रैक्टिव फोर्सेस को हम नाम देंगे वन डर वाल्स फोर्सेस, इसका नाम है। जो एट्रैक्टिव फोर्सेस आपको इसमें मिलती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, इसका नाम है वान डर वाल फोर्सेस। और ये नाम दिया गया है इन द ऑनर ऑफ डच साइंटिस्ट जोहानेस वान डर वाल्स। इसका नाम है जोहानेस वान डर वाल्स, जिसका पीरियड 1837 टू 1923। जोहानेस वान डर वाल्स, जिसका पीरियड है 1837 टू 1923। तो इसके ऑनर में, ये डच साइंटिस्ट था, उसके ऑनर में इस फोर्स को, जो एट्रैक्टिव फोर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको जो है नाम दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसने जो है क्या एक्सप्लेन किया। ही एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर थ्रू दिस फोर्सेस। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर गैसेस का क्या है, वो हम आगे के लेक्चर में जो है स्टडी करने वाले डिटेल में। सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं कि वान डर वाल ने जो है इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पर जो है कुछ गैसेस के अंदर जो है आइडियल बिहेवियर से हट कर जो है कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व होता है, जिसको हम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कहेंगे। उसने जो है उसकी जो है डिटेल स्टडी किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वान डर वाल फोर्सेस जो है ये मैग्नीट्यूड्स में जो है वेरी करती है, डिफरेंट होती है। दे वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें जो है बहुत सारी जो है टाइप्स मिलेगी। तो वो टाइप जो है कौन कौन सी है, सबसे पहले देखिए, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसमें सबसे पहली फोर्स है डिस्पर्शन फोर्सेस, और इसको एक दूसरा नाम दिया है लंदन फोर्सेस। दूसरी टाइप है डायपोल फोर्सेस। तीसरी टाइप है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। और चौथी टाइप जो होगी, ये थोड़ी सी हट कर है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दीज आर दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसको हम जो है सिंपली वान डर वाल फोर्सेस जो है कह सकते हैं। तो ये जो है चार टाइप की फोर्सेस हम जो है डिटेल में जो है स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। इसके अंदर जो है कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये फोर्सेस जो है कहाँ पर ऑब्जर्व होती है, हम इसको जो है देखते हैं। लेट अस सी डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। तो एटम्स and non-polar molecules are electrically symmetrical and have no dipole moments because their electrostatic charge cloud is symmetrically distributed। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि आपके पास जो है एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, ध्यान रखिए, एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर किसको कहेंगे, जिसके अंदर चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है सेपरेट नहीं होते हैं, आप उसको जो है सिंपली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हो। तो ये जो है इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इसके पास में कोई डायपोल मोमेंट भी नहीं होता है। तो आप यहाँ पर जो है डायपोल मोमेंट जिसको हम म्यू कहेंगे वो होती है ज़ीरो। एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल मोमेंट जो है ज़ीरो होती है। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट अ डायपोल में डेवलप मोमेंटरीली इवन इन सच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है मोमेंटरीली कुछ डायपोल जो है इसमें क्रिएट होता है, वो एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए एक सिंपल जो है डायग्राम से इसको जो है समझ सकते हो। आप जो है यहाँ पर दो एटम जो है कंसिडर कीजिए, एटम ए और बी। तो से फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज एटम ए, और साथ में एक दूसरा एटम जो है बी कंसिडर कीजिए। पॉजिटिव चार्ज जो है सेंटर में और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकली जो है ये सिमेट्रिकल यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये दो एटम जब एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में आते हैं तो इनके बीच में जो है इंटरएक्टिव फोर्सेस जो है किस तरह से एग्जर्ट होती है वो चीज़ हम यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो लुक हियर, व्हेन द एटम ए एंड बी
are in close vicinity of each other, it may so happen that momentarily electronic charge distribution in one atom A becomes unsymmetrical. तो यहाँ पर क्या होगा कि इस मोमेंटरली एक्शन की वजह से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो एटम ए कंसीडर कीजिए, तो इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा. दैट मीन्स द चार्ज क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड देन द अदर. तो आप यहाँ पर जो इस एटम ए को जो इस तरह से कंसीडर कीजिए, से फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पर जो चार्जेस का जो सेपरेशन होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है आप जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कंसिडर कर सकते हो. थोड़ी देर के लिए आप इसको इस तरह से जो सेपरेशन कंसिडर कीजिए, तो ये एटम ए के अंदर जो है आपको ये सेपरेशन मिलेगा अनसिमेट्रिकल. तो ये जो राइट हैंड साइड पर जो आपको मिलता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है शिफ्ट हुआ. तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक टेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का, जिसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ. ये हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है. अब इसकी वजह से क्या होगा कि द चार्ज क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड देन अदर. दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टंटेनियस डायपोल ऑन एटम ए. तो यहाँ पर आपको जो है एक इंस्टंटेनियस डायपोल मिलेगी जो इस डायरेक्शन में आप जो है शो कर सकते हो लाइक दिस. तो ये डायपोल जो है कहाँ हुआ, राइट हैंड साइड की तरफ जो है शिफ्ट हुआ. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो राइट हैंड साइड की तरफ जो है शिफ्ट हुआ. तो इस तरह से आप जो है ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल को जो है इस एरो से जो है शो कर सकते हो. तो ये चीज़ हमने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने डायपोल मोमेंट को बहुत जो है डिटेल में स्टडी किया है. तो आप वहाँ से इसको जो है रिफ़र कर सकते हो कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल. तो इंस्टंटेनियसली यहाँ पर जो है डायपोल जो है टेम्पोररीली जो है इस एटम ए के अंदर जो है क्रिएट होता है. तो दिस इंस्टंटेनियस डायपोल डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अदर एटम बी. अब इसके ऊपर जो है जो डायपोल जो है टेम्पोररीली इंस्टंटेनियस डायपोल जो है क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा कि एटम बी के अंदर भी जो है डायपोल क्रिएट होगा और वहाँ पर जो है वो डायपोल जो है इंड्यूस होगा. तो हम यहाँ पर भी जो है अब इस मॉलिक्यूल के इस एटम के अंदर भी हम इसी तरह का जो है डायपोल जो है कंसिडर करेंगे. तो लुक हियर दिस वन. तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है हम यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं. तो ये एटम बी के अंदर आपको टेम्पररी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो एटम बी विच इज़ यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुई है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो कंसिक्वेंस में जो आपको डायपोल मिलेगा वो बी के अंदर भी दिख रहा है. तो इस तरह से दोनों एटम के अंदर जो है इंस्टंटेनियस जो है डायपोल जो है क्रिएट हुआ. अब द टेम्पररी डायपोल्स एंड एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर. जो यहाँ पर जो टेम्पररी डायपोल क्रिएट हुआ तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इसकी वजह से उस अट्रैक्शन की वजह से आपको क्या मिलेगा, दोनों के बीच में इंटरएक्टिव फोर्सेस मिलेगी. तो एक तो डायपोल का डायरेक्शन ये हुआ. एक चांस और हो सकता है कि ये डायपोल का डायरेक्शन जो है इस तरह से हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है लेफ्ट हैंड साइड पर जो शिफ्ट हो जाए. तो दिस इज़ एटम ए, और इसी तरह से यहाँ पर हम एटम बी बना रहे हैं. तो व्हाट एवर दोनों में से कोई भी चांस हो सकता है. तो अब यहाँ पर देखिए डायपोल का डायरेक्शन जो है हम इस तरह से शो कर सकते हैं. तो ये दोनों के बीच में चाहे ये वाली कंडीशन आ सकती है चाहे ये वाली कंडीशन आ सकती है. दोनों ही कंडीशन में इंस्टेंटेनियस डायपोल जो क्रिएट हुई है. द टेम्पररी डायपोल्स ऑफ एटम ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलरली द टेम्पररी डायपोल्स आर इंड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज फर्स्ट proposed बाय फ्रिट्ज लंडन. यहाँ पर जो एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज लंडन. Therefore, such type of forces was given the name London forces, and these forces are also called as dispersion forces. तो फ्रिट्ज लंडन के नाम पर जो है इन फोर्सेस को जो है नाम दिया गया लंदन फोर्सेस, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्शन फोर्सेस. तो ये जो है नाम से आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हो. तो these forces are always attractive in nature and the interaction energy is inversely proportional to 6th power of the distance between two interacting particles.
तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अब इसके बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्सेस जो है क्रिएट होती है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये बात जो ध्यान रखना है। तो ये जो दो एटम्स हैं ए और बी, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो या तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, या इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दोनों में से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में जो फोर्सेस एक्सर्ट होती है वो फ्रिट्ज लंडन ने जो है प्रोपोज किया था, इसलिए हम इसको लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस कह रहे हैं। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इंटरएक्शन एनर्जी होती है, तो सिंपली इट इज़ इंटरएक्शन एनर्जी, it is inversely proportional to 6th power of the distance between two particles। तो ये दो पार्टिकल्स कंसिडर कीजिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके 6th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इंटरएक्शन एनर्जी होती है। तो दिस फोर्सेस आर इम्पोर्टेंट ओनली एट द शॉर्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 500 पिकोमीटर्स। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस पर जो ये ऑपरेट होगी और वो डिस्टेंस होगा 500 पिकोमीटर्स। इस डिस्टेंस पर जो ये फोर्सेस जो है ऑपरेट होगी। इससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होता है तो ये फोर्सेस ऑब्जर्व नहीं होंगी। एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स किस हद तक के जो है अपने आप को पोलराइज करते हैं, ये पार्टिकल्स किस हद तक के अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को जो है सेपरेट करते हैं, अपने चार्जेस को जो है सेपरेट करते हैं, उस एक्सटेंट पर जो है ये डिपेंड करता है कि ये फोर्सेस जो है कितनी स्ट्रांग हो सकती है या कितनी वीक हो सकती है। तो ये पहले टाइप की जो है फोर्स होगी दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। अब देखते हैं कि जो दूसरे टाइप की जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड एज डायपोल डायपोल फोर्स, वो हम यहाँ पर जो है इसी तरह से डायग्राम के ज़रिए से उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, आप बहुत आसानी से जो है समझ लोगे। तो सेकंड टाइप की जो फोर्स है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे दैट इज़ डायपोल डायपोल फोर्स। सेकंड इज डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब इसके अंदर आप देखिए कि दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पजेसिंग परमानेंट डायपोल मोमेंट्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो आपको परमानेंट डायपोल मिलना चाहिए। मॉलिक्यूल्स with permanent dipoles। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको जो है ये इंटरएक्टिव फोर्सेस मिलेगी। और ध्यान रखना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि दोज मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेस परमानेंट डायपोल्स। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो ईच एंड ऑफ द डायपोल्स पजेस पार्शियल चार्जेस शोन बाय डेल्टा। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो आप देखिए कि ये दो एटम जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपको डिफरेंट मिलेगी। दीज टू एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। तो आप देखोगे कि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस रेस्पेक्टिवली क्रिएट होंगे, जिसको हम यहाँ पर जो है डेल्टा साइन से जो है इंडिकेट करेंगे। ये है साइन डेल्टा। तो हाइड्रोजन पर जो है डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव जो है चार्ज क्रिएट होंगे। तो इस तरह से आप इसको नाम दीजिए कि दिस इज़ अ डायपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स सिंपली आप उसको चार्जेस कंसिडर कर सकते हो। तो डायपोल मतलब यहाँ पर जो है दो अपोजिट चार्जेस इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है एक्सर्ट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डायपोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है आपको परमानेंट डायपोल मिलेगा। तो ये ऐसे परमानेंट डायपोल वाले मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्सेस होती है, दोज इंटरएक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड एज डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो आप यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल आपको मिलती है। तो उस परमानेंट डायपोल की वजह से आप देखोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो हाइड्रोजन क्लोरीन, तो आप देखिए ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस। फिर इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का लेता हूँ H और Cl, तो दिस इज़ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल का, एक डायपोल का नेगेटिव एंड दूसरे डायपोल के पॉजिटिव एंड के साथ जो है अट्रैक्ट होगा और इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगी, दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज डायपोल डायपोल फोर्सेस।
तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि दिस इंटरएक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस बट इट इज़ वीकर देन आयन आयन इंटरएक्शन बिकॉज द चार्जेस आर पार्शियल। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप आयन बनाते हो, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, जब यहाँ पर आप आयन्स लेते हो तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस आपको जो है कंप्लीट दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर आपको जो है चार्जेस पार्शियल मिलते हैं। तो इस पार्शियल चार्जेस के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या सिंपली अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो आयन आयन इंटरेक्शन फोर्सेस से जो है वीक होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर फोर्सेस मिलती है आपको डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो लंदन दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ये डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये फोर्सेस जो है क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एकदम सिंपल सी समझने वाली बात है कि जब ये दूर होंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वीक होते जाएगी। तो डिस्टेंस पर जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सॉलिड, अगर आप स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड कंसिडर करते हो तो इसकी जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पर जो है इंटरैक्शन एनर्जी लेंगे, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁻3। ये आपको मिलेगा सॉलिड्स के अंदर जो स्टेशनरी मॉलिक्यूल होते हैं, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। और इसी तरह से आप देखोगे कि अगर ये रोटेटिंग मॉलिक्यूल है, मतलब सिंपली आप जो है गैसियस स्टेट कंसिडर कर सकते हो, तो इसी के अंदर जो है ये इंटरैक्शन एनर्जी जो होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिए। तो फॉर एग्जांपल आप इसको गैसियस स्टेट जो है कंसिडर कर सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये दो टाइप के जो है इंटरैक्शन एनर्जी डायपोल डायपोल फोर्सेस के अंदर जो है ऑब्जर्व करोगे। तो ध्यान रखना है कि जो स्टेशनरी सॉलिड फेज होता है उसके अंदर इंटरैक्शन एनर्जी इनवर्स ऑफ द R⁻3 के जो है प्रोपोर्शन में होता है, और यहाँ पर जो है इनवर्स ऑफ R⁻6 के प्रोपोर्शन में होता है, जिसको हम गैसियस स्टेट जो है कंसिडर कर सकते हैं। आप देखिए कि इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के अलावा भी इन डायपोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको लंदन फोर्सेस भी मिलेगी, और इस तरह से जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा वो जो है इंक्रीज होगा इस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। तो ध्यान रखिए कि आपके पास में ये एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो थर्ड टाइप के फोर्स हम जहाँ पर स्टडी करेंगे दैट इज़ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो देखते हैं कि वो क्या होती है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि एक चीज़ तो आपको समझ में आती है कि आपके पास जो है दो डिफरेंट टाइप के एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, व्हाट एवर इट मे बी, जिसको सिंपली आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहोगे। तो एक आपके पास जो है डायपोलर होना चाहिए और दूसरा जो है नॉन पोलर होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डायपोल एंड द मॉलिक्यूल लैकिंग परमानेंट डायपोल। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि डायपोल यहाँ पर जो है आपको मिलेगी परमानेंट डायपोल, और इसके अंदर आपको लैकिंग डायपोल। यहाँ पर आपको जो है डायपोल कम, या ऐसा समझ के चलिए कि नहीं है, सिंपली आप इसको जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है कंसिडर कर सकते हो अपने समझने के लिए। तो ये इंटरैक्टिव फोर्सेस आपको मिलेगी पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। अब इसके अंदर होगा क्या देखिए, तो परमानेंट डायपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस डायपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, आपके पास में एक परमानेंट डायपोल मॉलिक्यूल है, व्हाट एवर इट में भी, कोई सा भी आप जो है कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर हम जो है ए और बी इस तरह से एक एटम जो है कंसिडर, एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं ए बी, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस हम इसको जो है कंसिडर करते हैं, और इसमें डायरेक्शन ऑफ डायपोल हम जो है इस तरह से शो करेंगे। तो बी जो है निगेटिव है, पार्शियल निगेटिव, इसलिए जो है यहाँ पर शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इस तरफ है। तो हम यहाँ पर जो इसको
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम यहाँ पर जो है शेडेड जो है शो करते हैं। और आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके पास में किसी भी तरह का जो है चार्जेस का सेपरेशन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप इसको जो है सी कंसिडर कीजिए, दिस इज़ नॉन पोलर। अब इस डायपोल की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जो है डायपोल इंड्यूस होगी, डायपोल जो है यहाँ पर जो है क्रिएट होगी। और उसके अंदर क्या होगा कि टेम्पररी डायपोल क्रिएट होने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है इसके साथ जो है अट्रैक्ट होगा। तो अगली स्टेप जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास जो है मॉलिक्यूल ए बी है जिसके अंदर जो है इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है सेपरेशन है। ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए आप इस तरफ समझ लीजिए, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आप देखिए कि टेम्पररी पोलराइजेशन होगा, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये एटम सी, तो इन दोनों के बीच में आप देखिए कि इसका जो नेगेटिव एंड होगा इसके पॉजिटिव एंड के साथ में जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है एक्सर्ट करेगा। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो ध्यान रखिए इसके अंदर कोई भी डायपोल नहीं मिलती है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के करीब आने की वजह से, जो कि पोलर मॉलिक्यूल डायपोलर मॉलिक्यूल है, इसके करीब आने की वजह से, इसके नियरेस्ट आने की वजह से इसके अंदर भी डायपोल इंड्यूस होगी। इंड्यूस होना मतलब डायपोल एक्सर्ट होना, डायपोल क्रिएट होना, डायपोल जनरेट होना, आप समझ सकते हो। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन एक पोलर मॉलिक्यूल के करीब आने की वजह से इसके अंदर भी डायपोल क्रिएट होगी। और इस टेम्पररी डायपोल की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। एंड दिस परमानेंट डायपोल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल induces dipole in the electrically nuclear molecule by deforming its electron cloud। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है डिफॉर्म हो रहा है, एक साइड जो है शिफ्ट हुआ। दिस इंड्यूस्ड डायपोल इज डेवलप्ड इन द अदर मॉलिक्यूल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरएक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये जो दोनों के बीच में जो डायपोल क्रिएट होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड इट इज़ कॉल्ड एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो देखिए ये ऑलरेडी डायपोल है और ये इंड्यूस्ड डायपोल है, तो इस तरह से ये हो गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर जो आपको जो एनर्जी मिलती है, इंटरेक्शन एनर्जी जो है ये क्या होती है, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सिक्स्थ पावर। ये यहाँ पर आप देखिए कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶। इंटरेक्शन एनर्जी जो है यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ऑफ R⁶ के बराबर होती है, जिसमें R जो होगा इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। अब यहाँ पर जो है एक बात जो है आपको मैं बता दूँ कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायपोल मोमेंट प्रेजेंट इन परमानेंट डायपोल एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट का, या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि ये यहाँ पर जो है इसका एक्सटेंट, इसकी जो है डायपोल मोमेंट कितनी है, और साथ ही साथ पोलराइजेबिलिटी ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कितनी आसानी के साथ पोलराइज हो सकता है, कितना इजीली और कितना जल्दी से ये पोलराइज हो सकता है, उसके ऊपर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये बात जो है ध्यान रखना है। तो हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है, ये जितनी आसानी के साथ जो है पोलराइज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की मिलने वाली है। तो ये दो फैक्टर्स इसके अंदर जो है ख़ास तौर से काम करते हैं। एक तो इसकी डायपोल जो कि डायपोलर मॉलिक्यूल है, इसकी डायपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ इसकी पोलराइजेबिलिटी पर जो डिपेंड करता है। तो ये दोनों अगर जितने हाई स्टेट पर होंगे उस पर जो है ये इसकी स्ट्रेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसको हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहेंगे। तो ये आपके पास हो गया एक डायपोल और ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल, और इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होगी उसको हम यहाँ पर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं। ओके, लास्ट टाइप की जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हम देखेंगे इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड स्टडी किया है। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर ऑपरेट होती है। तो फोर्थ टाइप जो होगी दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ध्यान रखिए कि जो हमने अभी इसके पहले वाली इंटरेक्टिव फोर्स स्टडी किया है दैट इज़ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन।
तो ये इसका जो है एक स्पेशल केस है, ये थोड़ी सी मॉडिफाइड जो है केस है जिसको आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहोगे एंड इट इज़ नेम्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इंटरएक्टिव फोर्सेस जिन दो एटम्स के बीच में हो रही है बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो उसमें से एक एटम जो है हाइड्रोजन होगा और दूसरा एटम जो होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इट इज़ फाउंड इन द मॉलिक्यूल इन विच हाईली पोलर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो हाईली पोलर बॉन्ड्स होते हैं, हाईली पोलर बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड कौन से होते हैं? इन बिटवीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इन बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ये तीन टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं ये हाईली पोलर बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगी जिसके अंदर इस टाइप के बॉन्ड जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन 10 to 100 किलो जूल्स पर मोल। तो ये एनर्जी जो होगी इन बिटवीन 10 to 100 किलो जूल्स पर मोल आपको जो है मिलेगी, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है एनर्जी होगी। तो देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेनी कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बहुत सारे स्ट्रक्चर की जो है प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए जो है स्टडी करने के लिए जो यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है श्योर मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है इस तरह की जो है हाइड्रोजन के साथ जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है मिलते हैं प्रोटीन्स के अंदर और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर आप जो है इनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ को जो है बहुत आसानी के साथ जो है स्टडी कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द कोलम्बिक इंटरैक्शन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो पहले मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है उस पर, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलम्बिक इंटरेक्शन होती है उसकी बेसिस पर आप हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को जो है डिटरमाइन कर सकते हो। तो ध्यान रखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर्स यहाँ पर। सबसे पहला फैक्टर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे कोलम्बिक इंटरैक्शन, कोलम्बिक इंटरैक्शन बिटवीन, पहला जो होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसा कि हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा होगा हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ऑफ वन मॉलिक्यूल, और दूसरा हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर हम कोलम्बिक इंटरेक्शन जो है कंसिडर करेंगे। तो किन दोनों के बीच में? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ ही साथ जो है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। तो आप एक एग्जांपल जो है सिंपल ले सकते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल की। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑलरेडी जो है डाइपोलर मॉलिक्यूल है, HF ये एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर HF ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो आप इसका जो है पार्शियल चार्जेस का सेपरेशन जो यहाँ पर शो कर सकते हो लाइक दिस। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में आपको जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस मिलेगी जिसको हम
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से जो है इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से ये जो है 4 टाइप की इंटरएक्टिव फोर्सेस आपको जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ऑब्जर्व करने को मिलेगी, जिसमें पहली टाइप है लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, दूसरी टाइप है डायपोल डायपोल फोर्सेस, तीसरी टाइप डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और चौथी टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो चार्ज होता है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेपरेशन होता है, तो ये जो है एक्चुअल जो चार्ज होता है यूनिट चार्ज, उस यूनिट चार्ज से जो है इसकी वैल्यू जो है कम होती है। ये जो चार्जेस की जो वैल्यू होती है ये एक्चुअल यूनिट चार्ज की वैल्यू से कम होती है, दैट इज़ अबाउट 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। ये यूनिट चार्ज की जो है वैल्यू है। तो यहाँ पर जो चार्जेस की जो वैल्यू बनती है वो इस वैल्यू से कम होती है, वो चाहे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हो। तो ये चीज़ को जो है आप खास तौर से नोटिस कीजिए। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर जो है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर शो करते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस्ड प्रीवियसली, जो हमने यहाँ पर जो पहले अभी डिस्कस किया, ये 4 टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, सब के सब जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। तो मॉलिक्यूल आल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेस ऑन वन अनदर, ये बात भी जो ध्यान रखना है। जहाँ पर ये 4 टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, वहीं पर आपको जो है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस भी मिलेगी। व्हेन two molecules are brought together or brought to close contact with each other, the repulsion between the clouds, electron clouds, and the nuclei of the 2 atoms will रिपेल ईच अदर। यहाँ पर जो ये न्यूक्लियाई जो होते हैं 2 एटम्स के या 2 मॉलिक्यूल्स के आप कहिए, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक दूसरे को जो है रिपेल करता है। तो ध्यान रखिए, न्यूक्लियाई यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, तो 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये निगेटिव रिपल्शन भी आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है मिलेगा। तो ये जो है मॉलिक्यूल को क्या करता है, एक दूसरे से दूर करता है। दीज रिपल्सिव फोर्सेस विल टेक द मॉलिक्यूल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जिस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स या एटम्स को एक दूसरे से करीब करती है, इसी तरह से जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स को एक दूसरे से दूर करती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन rises very rapidly as the distance separating the molecule decreases। जब ये डिस्टेंस डिक्रीज होगा, कम होगा, मतलब 2 एटम्स या मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे, तो जितना क्लोज होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर जो है रिपल्सिव फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड जो है रैपिडली जो है इंक्रीज होगा। दिस इज़ द रीज़न दैट लिक्विड एंड सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। यही वजह है कि यहाँ पर जो लिक्विड और सॉलिड्स को जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सिंपली आप सॉलिड्स की अगर बात करते हो तो सॉलिड्स को तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में होते हैं और उसकी जो पैकिंग होती है बहुत क्लोज होती है। इसी तरह से लिक्विड के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्लोज ही होते हैं, इसलिए आसानी के साथ इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। इन दिस केसेस द मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी इन क्लोज कॉन्टेक्ट, देयरफॉर दे रेजिस्ट फर्दर कंप्रेशन as that would result in the increase of repulsive interactions। अगर आप लिक्विड्स और सॉलिड्स को और ज़्यादा जो है कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के और करीब होंगे, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन जो है इंक्रीज होगा। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन इंक्रीज किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें हम जो है थर्मल एनर्जी के सेंस में जो है स्टडी करेंगे। तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ द बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो देखिए जो थर्मल एनर्जी होती है वो एक्चुअली क्या होती है, लुक हियर। थर्मल एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम या मॉलिक्यूल जो मोशन में होते हैं, उस मोशन की वजह से जो एनर्जी अराइज होती है उस सिस्टम के अंदर, उसको हम नाम देंगे थर्मल एनर्जी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है उसके साथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो थर्मल एनर्जी इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस।
यानी आप जो है टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी उतनी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर कम करोगे थर्मल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो इट इज़ द मेज़र ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप इस थर्मल एनर्जी को मेज़र ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी जो कह सकते हो। इट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल के अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका जो एवरेज होता है दैट इज़ द मेज़र ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड दस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट ऑफ पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स के मोमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल एनर्जी होती है। तो दिस मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज थर्मल मोशन। तो ये जो मोमेंट होती है जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर या पार्टिकल्स के अंदर आती है, उस मोमेंट को और उस मोशन को आप जो नाम दोगे थर्मल मोशन। इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल मोशन। अब देखते हैं कि जो इंटरएक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसका जो है थर्मल इंटरेक्शन से जो है या थर्मल एनर्जी से जो है आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है। तो लुक हियर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस, ये आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशंस रखते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल टुगेदर while the thermal energy of the molecule tend to keep them apart from each other। ये बात जो ध्यान रखना है कि आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये मॉलिक्यूल को इट कीप द मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर। हम यहाँ पर जो दोनों को इस तरह से जो समझ सकते हैं, these intermolecular forces keeps the molecule close to each other while thermal interaction keep the molecule apart from each other। तो इस तरह से ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन आपको जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ में आ जाएगा। सो द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल इंटरेक्शंस। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो व्हेन द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर वेरी वीक मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक लिक्विड और सॉलिड। आपके पास अगर जो है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है ये वीक होगी तो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड या सॉलिड में क्लिंग नहीं होगा, वो जो है वहाँ पर जो है जमा होकर और कंप्रेस होकर लिक्विड या सॉलिड जो है नहीं बन सकता है। अगर आप सिंपली गैसियस मॉलिक्यूल कंसीडर करते हो तो उसको आप जो है सिर्फ कंप्रेस करके लिक्विड या सॉलिड में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो एनर्जी आपको रिड्यूस करना पड़ेगी। तो जब तक कि ये एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल सिंपली आप ले सकते हो तो वो लिक्विड और सॉलिड में क्लिंग नहीं होगा और कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल को जो है कंप्रेस करके आप जो है लिक्विड या सॉलिड नहीं बना सकते हो। तो ध्यान रखिए कि भले ही गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएं फिर भी जब तक कि आप उसकी जो है फोर्सेस को जो है जो कि थर्मल एनर्जी होगी, थर्मल इंटरेक्शंस को जब तक कि आप जो है कम नहीं करोगे उस वक्त तक वहाँ पर मॉलिक्यूल का जो है कंडेंसेशन नहीं होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि गैसेस डू नॉट लिक्विफाई ऑन कंप्रेशन ओनली ऑल्दो द मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट टू मैक्सिमम। आप मान लीजिए कि ये दो गैस के जो है पार्टिकल्स हैं, बहुत करीब आ जाने से भी आप इनको जो है लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। इसको जो है कंप्रेस करना जो है सिर्फ जो है कंप्रेशन पर जो है ये गैस मॉलिक्यूल जो है लिक्विफाई नहीं होंगे जब तक कि इनकी जो है थर्मल एनर्जी को आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि गैसेस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो दो चीज़ें जो है आपको साइमल्टेनियसली करना है। एक तो आपको उसको जो है कंप्रेस करना है। कंप्रेस करना है मतलब क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से करीब लाना है। दिस मॉलिक्यूल्स मस्ट बी टेकन क्लोज टू ईच अदर, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको जो है इंक्रीज करना है। और दूसरी तरफ आपको जो है थर्मल इंटरेक्शंस को जो है डिक्रीज करना है। और ये कैसे डिक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करके आप जो है इसको कम कर सकते हो। तो
तो इस तरह से जो है दो चीज़ें साइमल्टेनियसली जब तक नहीं होगी उस वक्त तक गैस मॉलिक्यूल्स को जो है आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन एज वेल एज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो दोनों प्रोसेसेस आपको जो है साइमल्टेनियसली करना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो तीन स्टेट्स जो मैटर की है जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस करते हैं, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। तो किस तरह से ये जो है कौन से फैक्टर की वजह से जो है इंटर कन्वर्टिबल होगी, वो चीज़ हम यहाँ पर जो है एक छोटा सा डायग्राम है उसके ज़रिए से हम जो है बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सॉलिड converted to liquid and liquid is further converted to gas। अब यहाँ पर आप जो ध्यान रखिए कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पर जो हम जा रहे हैं तो इसके अंदर जो है आप देखिए कि प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरनल थर्मल एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है थर्मल एनर्जी जो है ये डोमिनेंट, ये सीक्वेंस नहीं है, आप इसको जो है इस तरह से उल्टा कर लीजिए, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ओके, लुक हियर, गैस, उसके बाद हो गया लिक्विड और फिर आप ले लीजिए सॉलिड। और यहाँ पर हम जो इसका जो है डायरेक्शन शो करते हैं, आपकी बुक में भी ये छोटा सा जो है इस तरह से एरो डायग्राम जो है बना हुआ है, आप वहाँ से भी रिफ़र कर सकते हो। इस तरह से ये जो है ऐसे एरो डायग्राम बना है कि गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन लिक्विड इज़ फर्दर कन्वर्टेड टू सॉलिड। और यहाँ पर ध्यान रखिए प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो है आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इंक्रीज़ करोगे तो गैस जो है लिक्विड बनेगी और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगी। और इसका रिवर्स प्रोसेस आप ले लीजिए कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो यही चीज़ आप गैस, लिक्विड, सॉलिड, और इसके अंदर जो है आप इस डायग्राम को इस तरह से रिवर्स कर लो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी, प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी। जब थर्मल एनर्जी जो है डोमिनेंट होगी तो गैस जो है यहाँ पर जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और थर्मल एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। तो ध्यान रखिए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये डोमिनेंट है तो गैसेस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। और अगर थर्मल एनर्जी जो है ये डोमिनेंट है तो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड जो है ये गैस में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस या थर्मल एनर्जी को बहुत आसानी के साथ जो है एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके पास में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है रिपल्सिव फोर्सेस स्टडी किया जिसको हम थर्मल इंटरेक्शंस कहेंगे। इसके बाद का जो हम टॉपिक लेंगे वो चैप्टर का जो है एक्चुअल पार्ट होगा जो हम गैसियस स्टेट से जो स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो है उस गैस के अंदर जो है कौन कौन से लॉज जो है फॉलो होते हैं और वो लॉज में जो है क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई है, हम उसको जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके।